नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर के सिंह। तो पिछली क्लासों में हमने एलपीएम सब्जेक्ट को कवर कर चुके हैं। ठीक है। आज से एक नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं, सर्जरी यानी लघु शल्य चिकित्सा। ठीक है। तो उसका जो अपना पहला टॉपिक आता है वो आता है स्टरलाइजेशन। ठीक है। तो शुरुआत स्टरलाइजेशन से और कुछ जो सर्जरी की बेसिक टर्म है उनसे शुरुआत करते हैं। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, तो सबसे पहली चीज है कि वेटनरी सर्जरी यानी नॉर्मल सर्जरी का मतलब क्या है कि भाई चीड़ फाड़ करना एक तरह से, है ना। लेकिन हम यहाँ पर किसके एस्पेक्ट में पढ़ेंगे? वेटनरी के रिगार्डिंग, यानी जो पशु से संबंधित है। ठीक है, पशु शल्य चिकित्सा। ठीक। और हम जो पढ़ने वाले हैं वो है अपनी पशु यानी लघु पशु शल्य चिकित्सा। ठीक है, वेटनरी माइनर वेटनरी सर्जरी। तो इसकी बात करते हैं कि जो वेटनरी सर्जरी है वो किसे लिखते हैं। तो जैसे मान लो कोई भी चीज है, कहीं भी कोई चोट लगी, ठीक है, तो सर्जरी किसके द्वारा की जाती है? कौन करेगा ऐसे? कोई भी पशु चिकित्सक करेगा सबसे पहली चीज तो। ठीक है। अब पशु चिकित्सक किसके द्वारा करेगा? या तो हाथों से करेगा, ठीक, सर्जरी को, और या फिर औजारों की सहायता से या मशीनों की सहायता से करेगा। अब करता क्या है उसमें, सर्जरी में, कि कोई भी अंग है जिसमें टूट फूट हो गई है, ठीक है, या चोट लगी है, कोई घाव बना है जिसकी वजह से किसी अंग में कोई बना काम करना बंद हो गया या कम काम कर रहा है। ठीक है। तो कुल मिलाकर के क्या है, कोई भी चोट है, ठीक है, उस अंग की चोट को या तो ठीक किया जाता है ना, और उसकी जो क्रियाशीलता कम है उसको पुनर् उसी पुरानी जैसी अवस्था में लाने की कोशिश की जाती है जैसा वो अंग पहले था। ठीक है। तो देखो, किसी पशु चिकित्सक के द्वारा हाथों से या औजारों की सहायता से यानी उपकरणों की सहायता से, ठीक है, तो जो सर्जरी है किसके द्वारा की जा रही है? कि पशु चिकित्सक के द्वारा की जा रही है। और किसकी सहायता से की जा रही है? उपकरणों की सहायता से, पशु चिकित्सक द्वारा। और किसकी सहायता से? हाथों या उपकरणों की सहायता से की जा रही है। अब की किसकी जाएगी? या तो शरीर की जाएगी या किसी अंग की हम क्या करेंगे? सर्जरी करेंगे। ठीक है। अब सर्जरी में किया क्या जा रहा है? तो कोई भी विकृति है, चोट है, या उस अंग में कोई विकृति आ गई है, तो उस विकृति को सुधारा जाता है। ये कैसे क्या होगा वैसे? देखना इसको, कहाँ पे पहुंच गया ये। नोट्स पे शुरुआत करनी पड़ेगी दोबारा से। ठीक है, ओके। हाँ, वो हाथों से या उपकरणों की सहायता से की जा रही है। ठीक है। कोई अंग है, उसमें घाव है या चोट है या कोई भी विकृति को सुधारने के लिए ये की जा रही है। ठीक है। अब सर्जरी के द्वारा करेंगे क्या? कोई भी जो अंग विकृत हुआ है, ठीक है, उसकी जो क्रियाशीलता है वो प्रभावित हुई है, तो उसकी जो विकृति है उसको पुनर्अवस्था में लाने की कोशिश की जाती है, या उस अंग की जो क्रियाशीलता है उसको सामान्य बनाने की कोशिश की जाती है। तो यही सर्जरी का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है। तो किसी भी सर्जरी में मुख्य रूप से कौन कौन सी चीजें प्रमुख होती हैं? सर्जरी किसी भी चिकित्सक के द्वारा की जाएगी। ठीक है। अगर हम बात करें वेटनरी सर्जरी की, तो उसमें कौन आ जाएगा? वेटनरी सर्जन आ जाएगा। पशु, कैसे बार बार यार, दिक्कत कैसे आ रही है बार बार? इसके द्वारा की जाएगी सर्जरी, एक तो चिकित्सक के द्वारा की जाएगी। ठीक है। किसके द्वारा की? चिकित्सक हो गया। ठीक है, या तो उसके हाथ रहेंगे, हाथों से करते हैं, और साथ में उपकरण होते हैं।
क्लियर। इसके बाद किसी भी जो विकृत अंग है, ठीक है, विकृति को सुधारा जाता है। और विकृति चोट के रूप में भी हो सकती है, टूट फूट के रूप में भी हो सकती है, फ्रैक्चर के रूप में भी हो सकती है। ठीक है। तो विकृति को क्या किया जाता है? सुधारा जाता है। कैसे प्रॉब्लम रहेगी इसकी? एक मिनट होल्ड करें थोड़ी देर। क्या समस्या आ रही है? चलिए एक बार और ट्राई करते हैं। कोई दिक्कत आती है तो फिर देखेंगे जैसा भी है। ठीक। हाँ। तो सर्जरी बेसिकली क्या हो गया? किसी भी पशु शल्य चिकित्सक के द्वारा हाथों से या उपकरणों की सहायता से, ठीक है, हाथों के या उपकरणों की सहायता से शरीर की किसी भी विकृति को सुधार कर उस अंग को या शरीर को पुनर्अवस्था में लाना, जब पहली जैसी अवस्था थी उस लगभग उसके जैसी अवस्था में ही लाना, और उसकी क्रियाशीलता को भी सुचारू करना जैसे पहले थी। तो यह सर्जरी का मुख्य रूप से उद्देश्य होता है। ठीक है। तो ये तो बात हो गई वेटनरी सर्जरी की। अब सर्जन, तो वही हो गया पशु शल्य चिकित्सक या चिकित्सक। ठीक है, शल्य चिकित्सक। तो कौन होगा चिकित्सक? कि जो व्यक्ति सर्जरी करता है तो वह क्या कहलाता है? जो व्यक्ति। तो विशेषकर कौन भाई? हम डॉक्टर की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कौन हो गया? पशु चिकित्सक की बात हो रही है। ठीक है, पशु चिकित्सक। तो जो क्या कर रहा है? सर्जरी को कर रहा है, शल्य चिकित्सा को कर रहा है, क्या कहलाता है? शल्य चिकित्सा करने वाला व्यक्ति सर्जन कहलाता है। ठीक है। जो व्यक्ति पशु या वैद्य, पशु चिकित्सक जो क्या कर रहा है? शल्य चिकित्सा करता है, क्या कहलाता है? सर्जन कहलाता है। सिंपल सा है। इसके बाद है माइनर सर्जरी और दूसरा है मेजर सर्जरी। ठीक है। तो किस प्रकार की सर्जरी को हम माइनर सर्जरी बोलेंगे और कौन सी सर्जरी को हम मेजर सर्जरी कहेंगे? ठीक है। तो बेसिकली ऐसी सर्जरी जिसमें किसी भी प्रकार का मुख्य रूप से मतलब कोई डर नहीं रहता है, या जो व्यक्ति है उसके लिए जीवन का रिस्क नहीं रहता, यानी आसानी से उनको कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसकी जान पर बनाए, या जिनको करने में आसान रहती है, तो वही सर्जरी क्या कहलाती हैं? माइनर सर्जरी कहलाती हैं। जिनको करने से जीव को जान का जोखिम ना हो, जान का जोखिम ना हो। ठीक है, यानी ये कहें कि व्यक्ति के लिए ऐसा नहीं होगा कि सर्जरी को करेंगे हम कि उसकी जान जा सकती है। ठीक है, ऐसा कोई रिस्क नहीं रहेगा कि जिसमें किसी भी जो पशु है उसकी जान चली जाए। जैसे बात करें कि एम्पुटेशन ऑफ हेड हो गया है, पूंछ को काटना। ठीक है, तो ये क्या है? एक सिंपल सर्जरी है। कोई एब्सेस हुई, ठीक है, उसको हमने क्या किया? फोड़ा, उसकी जो पस वगैरह उसको बाहर निकाला, उसकी ड्रेसिंग की, तो क्या हो गई? वो माइनर सर्जरी हो गई। ठीक है। तो ये क्या कहलाती है? ऐसी सर्जरी, मतलब ऊँट को काटने में ऐसा नहीं कि भाई जानवर की जान चली जाएगी। तो ये किसके अंतर्गत आती हैं? माइनर सर्जरी के अंतर्गत आती हैं, जिनको करने से जो पशु है उसको किसी प्रकार का
मतलब जान का जोखिम नहीं रहता। क्लियर। नेक्स्ट है मेजर सर्जरी। अब ऐसी सर्जरी जिनको करने पर किसी भी जीव को या पशु को, ठीक है, जान का जोखिम रहता है। यानी जान जाने का खतरा रहता है। और दूसरा है जो करने में मतलब ज्यादा समय लेती भी, ठीक है। जैसे हम बात करें कि टीआरपी के केस में, ट्रोमेटिक रेटिकुलो पेरिटोनाइटिस, ठीक है। तो इस तरह के जो ट्रोमेटिक रेटिकुलो पेरिटोनाइटिस क्या होता है कि कोई भी नुकीली चीज जब रूमन में पहुंच करके रेटिकुलम में पहुंच जाती है और रेटिकुलम में पहुंचने के बाद हार्ट को पेनिट्रेट करती है, तो वहां पर क्या होता है कि पशु के लिए एक तरह से जान का जोखिम बन जाता है। और यदि वहां पर हम इस तरह का ऑपरेशन करते हैं तो हो सकता है कि पशु की जान चली जाए, ठीक है। तो इस तरह की जो बड़ी सर्जरी होती हैं उनमें जो पशु है उसके जीवन का खतरा रहता है। तो ऐसी सर्जरी को क्या कहा जाता है? मेजर सर्जरी कहा जाता है। आपने सुना होगा जैसे कि व्यक्ति हैं, ठीक है, तो उनकी जब सर्जरी मतलब 5-5 6-6 घंटे 8-8 10-10 घंटे चलती है, ठीक है, मनुष्यों में, तो उन सर्जरियों को क्या कहा जाता है? मेजर सर्जरी हम कहते हैं, ठीक है। कि जिनमें वैसे तो ह्यूमन बीइंग में काफी सुधार हो गए, ठीक है, फिर भी डॉक्टर क्या कहता है कि भाई जान का खतरा है, ठीक, यही कह के चलता है। तो वो सर्जरी कैसी कहलाती है? मेजर सर्जरी कहलाती है। अब देखिए, अगला है लेजर सर्जरी, क्रायो सर्जरी, ठीक है। तो ऐसी सर्जरी जिनमें किसी भी अंग को, ठीक है, किसी भी अंग में या शरीर में कोई घाव है या ऊतक है, उनको हटाने के लिए जो या उनको नष्ट करने के लिए, यानी कोई घाव हो गया है या फिर शरीर में किसी प्रकार की विकृति है तो वहां पर हमें कुछ ऊतक हटाने होते हैं सर्जरी के समय पर। तो उन ऊतकों को नष्ट करने के लिए, हटाने के लिए जब लेजर बीम का उपयोग किया जाता है, ठीक है, ऊतकों को सर्जरी के दौरान ऊतकों को नष्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, लेजर बीम का उपयोग किया जाता है या लेजर किरणों का उपयोग किया जाता है। तो वह सर्जरी क्या कहलाती है? लेजर सर्जरी कहलाती है। इसी प्रकार से जब सर्जरी करते समय ऊतकों को नष्ट करने के लिए हम ठंडे पदार्थों ठंडे पदार्थों और ठंडे पदार्थों में हम किनको शामिल करते हैं? मुख्य रूप से L2, लिक्विड नाइट्रोजन, ठीक है, और इसके अलावा ड्राई आइस। ड्राई आइस का जब उपयोग करके सर्जरी की जाती है या ऊतकों को नष्ट किया जाता है तो वह सर्जरी क्या कहलाती है? क्रायो सर्जरी कहलाती है, ठीक है। तो ये बात हो गई मेजर लेजर सर्जरी, क्रायो सर्जरी के बारे में। इसी तरह से इलेक्ट्रो सर्जरी हो गई, तो जहां पर हम मतलब करंट का उपयोग करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का जब हम उपयोग करते हैं तो वह इलेक्ट्रो सर्जरी हो जाती है, ठीक है। और इसी प्रकार से तो होती है ना एक रेडियोलॉजिकल, तो जब रेडियोलॉजिकल में किसका उपयोग किया जाता है? वहां पर कुछ विकिरण जैसे है ना, एक्सरे, ठीक है, यूवी रेज का जब उपयोग किया जाता है मुख्य रूप से सर्जरी में, तो वो क्या कहलाती है? रेडियोलॉजिकल सर्जरी कहलाती। मतलब कुल मिलाकर के ये बात ये हो गई कि जब सर्जरी के दौरान जो ऊतक हैं उनको, जो खराब ऊतक हैं, मुख्य रूप से सर्जरी में खराब चीजों को ही अलग किया जाता है या खराब अंगों या ऊतकों को नष्ट किया जाता है, ठीक है, और घाव को या कोई भी शरीर का भाग है उसको ठीक किया जाता है। खराब ऊतकों को नष्ट करने के लिए, उनको हटाने के लिए जिस तरह की चीज का हम उपयोग कर रहे हैं, यदि हम लेजर बीम का उपयोग कर रहे हैं तो उसको हम बोल देंगे लेजर सर्जरी। यदि हम ठंडे पदार्थों मुख्य रूप से L2 और ड्राई आइस का उपयोग कर रहे हैं तो हम उसी को क्या कह देंगे? क्रायो सर्जरी बोल देंगे। यदि हम इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग कर रहे हैं, इलेक्ट्रो सर्जरी कह देंगे। और इसी प्रकार से यदि कुछ रेज का उपयोग कर रहे हैं हम, ठीक है, यूवी रेज हो गई, एक्स रेज हो गई, ठीक है, या जो क्या है कि जैसे अल्ट्रासोनिक जो वेव होती हैं उनका उपयोग हम करते हैं
तो क्या कहलाती है वो सर्जरी? मतलब रेडियोलॉजिकल सर्जरी कहलाती है। ठीक है, तो ये बात हो गई। अगला है कॉस्मेटिक सर्जरी। कॉस्मेटिक जो शब्द है किससे लिया गया है? यानी सौंदर्य प्रसाधन। ठीक है, सौंदर्य के लिए कॉस्मेटिक शब्द यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जब सर्जरी को उपयोग किस लिए किया जा रहा है? सुंदरता को बढ़ाने के लिए। ठीक है, जब कोई सर्जरी का उपयोग किसके लिए किया जा रहा है? सुंदरता को बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो वही सर्जरी क्या कहलाती है? कॉस्मेटिक सर्जरी कहलाती है। ठीक है, सुंदरता को बढ़ाने के उद्देश्य से जो सर्जरी की जाती है, जो शल्य चिकित्सा की जाती है, तो वह क्या कहलाती है? कॉस्मेटिक सर्जरी कहलाती है। जैसे बात करें तो कुत्तों के अंदर क्या की जाती है? डॉकिंग की जाती है। क्या करते हैं हम? डॉकिंग करते हैं। और एक होता है कानों को कतरना। मतलब कहते हैं ना कुछ कुत्तों में कि भाई कानों को ऊपर से टिप टिप को कर दिया जाता है कि भाई कान खड़े रहने चाहिए कुत्ते के। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है? ईयर क्रॉपिंग। तो ईयर क्रॉपिंग, जिससे कि कोई भी जो पशु है उसकी सुंदरता बढ़ सके, तो वही सर्जरी क्या कहलाती है? कॉस्मेटिक सर्जरी कहलाती है। ठीक है, तो मुख्य रूप से वेटनरी सर्जरी, जिसमें क्या है कि कोई भी सर्जन है, ठीक है, पशु चिकित्सक है, जो अपने हाथों से या उपकरणों से क्या कर रहा है? जो खराब ऊतक हैं, ठीक है, अंग है, उसके ऊतकों को हटाकर या नष्ट करके उस अंग की क्रियाशीलता को वापस, ठीक है, पुनः लाने की कोशिश करता है। तो कहलाती है वेटनरी सर्जरी। और सर्जन या शल्य चिकित्सक कहते किसे हैं? जो सर्जरी कर सकता है व्यक्ति या करता है, वही क्या कहलाता है? शल्य चिकित्सक कहलाता है। इसके बाद मेजर सर्जरी और माइनर सर्जरी। वह सर्जरी जिसमें किसी जीव को जान का खतरा हो, ठीक है, तो वह सर्जरी क्या कहलाती है? मेजर सर्जरी कहलाती है। और जहाँ किसी प्रकार का रिस्क नहीं है, ठीक है, जीवन का कोई रिस्क नहीं रहता है, तो या खतरा नहीं रहता, तो वही क्या कहलाती है? माइनर सर्जरी कहलाती है। ठीक है, और इसके अलावा सर्जरी के दौरान जिस प्रकार की चीज का उपयोग हम करते हैं, जैसे कि लेजर बीम का उपयोग कर रहे हैं ऊतकों को नष्ट करने के लिए, या फिर हम ठंडे पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं, तो उसी के आधार पर उस सर्जरी का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई लेजर सर्जरी, क्रायो सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी। कॉस्मेटिक यानी सुंदर सौंदर्य प्रसाधन के लिए, तो सुंदरता को बढ़ाने के लिए जो सर्जरी की जाती है वही क्या कहलाती है? कॉस्मेटिक सर्जरी कहलाती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट। अब कुछ ये टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, तो इनको आगे जब हम इन्हीं शब्दों का उपयोग करेंगे तो इनका हमें पता होना चाहिए सर्जरी करने के दौरान कि किस चीज का क्या मतलब हम कहना चाह रहे हैं। ठीक है, जब सिंगल वर्ड में हम इन चीजों का उपयोग करेंगे तो वहां ये हमें पता होना चाहिए कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो सबसे पहले शब्द आता है सेप्सिस, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ति दोष। ठीक है, तो सेप्सिस का मतलब क्या है? तो किसी भी घाव में, ठीक है, कोई शरीर के ऊपर कोई भी घाव है, यदि उसके अंदर किसी भी प्रकार के सूक्ष्म जीव उपस्थित हैं, प्रेजेंट हैं, तो वह अवस्था क्या कहलाती है? सेप्सिस कहलाती है। तो घाव में किसी भी प्रकार के सूक्ष्म जीव, तो वो जीवाणु भी हो सकते हैं, विषाणु भी हो सकते हैं, ठीक है, कवक भी हो सकती है। ठीक है, तो यदि किसी प्रकार के सूक्ष्म जीव उसमें उपस्थित हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उपस्थित हैं, तो वह अवस्था क्या कहलाएगी? सेप्सिस कहलाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट दूसरा, एसेप्सिस यानी आपूर्ति दोष। तो सेप्सिस का जस्ट अपोजिट हो जाएगा क्या? आपूर्ति दोष, एसेप्सिस। देखिए, कोई भी चोट है या घाव है, ठीक है, वहां पर तो क्या था? सूक्ष्म जीव उपस्थित थे, लेकिन यहां पर सूक्ष्म जीव कैसे हैं? अनुपस्थित। तो यदि किसी घाव में किसी भी प्रकार के सूक्ष्म जीव नहीं है, ठीक है, वहां पर कोई भी प्रकार का सूक्ष्म जीव नहीं है, तो यह अवस्था क्या कहलाएगी उस घाव के लिए? एसेप्सिस कहलाएगी। सेप्सिस में वहां पर कोई ना कोई प्रकार का सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जीवाणु, विषाणु, कवक, कुछ ना कुछ वहां पर होगा जो कि संक्रमण फैलाएगा। ठीक है, क्या करेगा? संक्रमण फैलाएगा, तो वो तो कहलाएगा सेप्सिस। और
किसी घाव या चोट की वह अवस्था जब उसमें किसी प्रकार का सूक्ष्म जीव नहीं है, चाहे वो जीवाणु हो, विषाणु हो या स्पोर हो, कुछ भी वहां पर यदि नहीं है, तो वह घाव या चोट कैसी कहलाएगी, या वह अवस्था क्या कहलाएगी? एसेप्सिस कहलाएगी, आपूर्ति दोष कहलाएगी वह अवस्था, जब उस घाव के अंदर किसी प्रकार का संक्रमण नहीं है। ठीक है। अगला है एंटीसेप्सिस। अब एंटीसेप्सिस किसे कहेंगे? देखिए, त्वचा, कोई भी त्वचा में हो सकता है, या फिर कोई घाव है, ठीक है, या उसके आसपास, शरीर के ऊपर कोई घाव हुआ, ठीक है, तो घाव के आसपास क्या रहेगी? त्वचा रहेगी, ठीक है, श्लेष्मा झिल्ली रहेगी, ठीक है। तो उसके आसपास के क्षेत्र में घाव भी हो सकता है, और उसके आसपास के क्षेत्र में, ठीक है, रोग कारक और कोई भी सूक्ष्म जीव है, चाहे तो रोग फैलाने वाले सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, या सिंपल बिना रोग फैलाने वाले भी सूक्ष्म जीव वो हो सकते हैं। रोग कारक सूक्ष्म जीव या सिंपल सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनको नष्ट करने की जो प्रक्रिया है वह क्या कहलाती है? एंटीसेप्सिस कहलाती है। अब देखो, तीन टर्मिनोलॉजी आ गई अपने पास। सेप्सिस यानी जिसमें सूक्ष्म जीव उपस्थित हैं, ठीक है, और एसेप्सिस जब कोई भी सूक्ष्म जीव वहां पर उपस्थित नहीं है, तो वह क्या कहला रही है? एंटीसेप्सिस। और अब जो क्या है कि भाई दोनों के बीच की जो अवस्था थी, क्या था? एक में तो संक्रमण था और एक में नहीं था। इसका मतलब जिसमें था उसमें से हमने सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया, और फिर हम कौन सी अवस्था लेके आए? एसेप्सिस की अवस्था को हमने प्राप्त किया, सूक्ष्म जीवों को हमने नष्ट किया। जो सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने की प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वही क्या कहलाती है? एंटीसेप्सिस कहलाती है। तो ये क्या हो गई? एक तरह से जो सेप्सिस वाली अवस्था है, ठीक है, उससे एसेप्सिस की अवस्था तक पहुंचने के लिए इसका कौन सी प्रोसेस कहलाती है? यह प्रोसेस एंटीसेप्सिस कहलाती है। ठीक है। तो एंटीसेप्सिस के द्वारा ही हम कौन सी अवस्था को प्राप्त कर पाते हैं? एसेप्सिस अवस्था को प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने की प्रक्रिया ही क्या कहला रही है हमारी? उसमें से, घाव में से, है ना, कोई भी घाव है या त्वचा है, वहां पर से हम सूक्ष्म जीवों को जब नष्ट करते हैं, ठीक है, तो जो प्रोसेस है, जिस तरीके से, जिस विधि के द्वारा, जिस प्रोसेस के द्वारा हम करते हैं, तो वही प्रोसेस या विधि क्या कहलाती है? एंटीसेप्सिस कहलाती है। यहां तक क्लियर? अगला है एंटीसेप्टिक। ये भी इनसे रिलेटेड शब्द है, ठीक है, आपस में ये चारों शब्द क्या है? कनेक्टेड। अब हम जो सेप्सिस प्रोसेस अपना रहे हैं, मतलब कौन सी प्रोसेस तो हो गई अपनी? एंटीसेप्सिस, ठीक है, और अवस्था कौन सी प्राप्त कर रहे हैं हम? एसेप्सिस, आपूर्ति दोष की अवस्था को हम प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का संक्रमण नहीं पाया जाता है, कोई भी सूक्ष्म जीव उपस्थित नहीं होता है। ठीक है। तो अब जो सूक्ष्म जीव मारे गए हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको मारा गया है, उस विधि को तो बोल रहे हैं हम कौन सी? एंटीसेप्सिस। लेकिन कुछ ना कुछ तो हम यूज करेंगे ना उनको मारने के लिए। तो जो भी पदार्थ उन सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए, और उन पदार्थों को हम क्या कह रहे हैं? औषधियां। या तो औषधि हो सकती हैं, या कोई भी पदार्थ हो सकते हैं, ठीक है, जो क्या कर रहे हैं? रोग कारक जीवाणुओं को नष्ट करके, ठीक है, उस घाव या चोट में से संक्रमण को नष्ट कर रहे हैं, और संक्रमण रहित उस सतह को बना रहे हैं। तो वो जो रसायन हैं जिनका हम उपयोग कर रहे हैं, कौन सी विधि में? एंटीसेप्सिस विधि में। इसलिए कर रहे हैं कि घाव में से, त्वचा पर से सभी सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाए। ठीक है। तो ये अपने पास चार वर्ड हो गए: एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्सिस, एसेप्सिस और सेप्सिस। चारों के चारों आपस में क्या है? एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं। देखिए, सबसे पहले मान लो क्या है? सेप्सिस। सेप्सिस का मतलब हो गया कि यहां पर क्या है? संक्रमण है। ठीक है। इस घाव में, चाहे वो त्वचा के अंदर हो सकता है, घाव में हो सकता है, ठीक है, कुल मिलाकर के कोई भी सजीव सतह के लिए हम यूज कर रहे हैं इस चीज को। ठीक है। तो शरीर के ऊपर किसी प्रकार का संक्रमण है। अब हमने इस संक्रमण वाली
भाग को, ठीक है, सेप्सिस जो अवस्था है इसको हमने किस में बदला, एसेप्सिस में, एसेप्सिस अवस्था में हमने इसको बदल दिया। तो अब ये कैसी हो गई, संक्रमण रहित हो गई, संक्रमण रहित अवस्था हो गई। कैसी अवस्था हो गई, संक्रमण रहित। ठीक है, राइट। अब वहां से यहां तक आने के लिए कुछ ना कुछ तरीका हमने जो उपयोग किया होगा, तो यहां से यहां तक आने के लिए जो हमने प्रोसेस, ठीक है, या अपनी विधि जो यूज की है वो क्या कहलाती है, एंटीसेप्सिस। एंटीसेप्सिस। तो जो ये प्रोसेस है ना अपनी, जो अपनाई गई है किसके लिए, सेप्सिस अवस्था से एसेप्सिस अवस्था तक पहुंचने के लिए, संक्रमण वाली अवस्था से संक्रमण रहित अवस्था तक पहुंचने के लिए जो प्रोसेस हमने अपनाई है, वही प्रोसेस क्या कहला रही है अपनी, एंटीसेप्सिस कहला रही है। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई कि हम एकदम अचानक से चेंज हो जाएगी, ठीक है, फूंक मारी हमने और साहब अवस्था बदल गई, है ना, ऐसा तो होगा नहीं। तो कुछ ना कुछ चीज तो हम रसायन है या औषधियां कुछ ना कुछ तो उपयोग करेंगे। तो जो भी औषधियां यूज की गई हैं इसके लिए, इन सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए, औषधि हैं या कोई भी पदार्थ है वो औषधि कहलाएगा, जो सूक्ष्म जीवों को मारने का काम कर रहा है। तो जो यहाँ पर पदार्थ उपयोग किए जा रहे हैं एंटीसेप्सिस प्रोसेस के दौरान, इसलिए सेप्सिस अवस्था से एसेप्सिस अवस्था प्राप्त करने के लिए, ठीक है, संक्रमण वाली अवस्था से संक्रमण रहित अवस्था तक पहुंचने के लिए, तो वही पदार्थ क्या कहलाते हैं, एंटीसेप्टिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एंटीसेप्टिक कहलाते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आती है कि जो भी ये एंटीसेप्टिक पदार्थ हैं, ये हमेशा सजीव सतह के लिए ही यूज किए जाते हैं, सजीव सतह पर ही यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हम जो यहाँ बात कर रहे हैं वो किसी भी घाव, त्वचा के लिए उपयोग इनको कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो सेप्सिस अवस्था, किसी भी घाव में या त्वचा पर रोग कारकों का पाया जाना, सूक्ष्म जीवों को पाया जाना, संक्रमण की अवस्था क्या कहलाती है, सेप्सिस कहलाती है। दूसरी, एसेप्सिस, जिसमें किसी भी प्रकार का संक्रमण नहीं है, सूक्ष्म जीव वहां पर एब्सेंट है, तो व्यवस्था क्या कहलाएगी, भाव की त्वचा की एसेप्सिस कहलाएगी। सेप्सिस अवस्था से एसेप्सिस अवस्था तक पहुंचने की जो विधि है वह कहलाती है एंटीसेप्सिस। ठीक, अब इस प्रोसेस के दौरान जिन औषधियों का उपयोग किया जाता है वो कहलाते हैं एंटीसेप्टिक, जो इन सूक्ष्म जीवों को मारते हैं। और ये किस पर उपयोग किए जाते हैं एंटीसेप्टिक, हमेशा सजीव सतह पर उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई अपनी सेप्सिस, एसेप्सिस, ठीक है, एंटीसेप्सिस और एंटीसेप्टिक। क्लियर, तो ये बात हो गई अपनी चारों टर्मों के बारे में। अगला है डिसइंफेक्टेंट और डिसइंफेक्शन। ये भी जो दोनों टर्म है ये बेसिकली एंटीसेप्सिस और एंटीसेप्टिक से ही संबंध रखती है। यदि जो संक्रमण किस पे था, यहाँ पर सजीव सतह में नष्ट कर रहे थे, अब देखो डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक दोनों सेम टर्म है, केवल बस इतना अंतर है कि यहाँ पर जो उपयोग किए जा रहे हैं वो कैसी सतह है, सॉरी, ये तो प्रोसेस हो गई, यानी सजीव सतह पर जब सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जाता है, ठीक है, तो वो तो कहलाता है एंटीसेप्सिस। और डिसइंफेक्शन, जब निर्जीव सतह से सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जाता है तो वह कहलाता है डिसइंफेक्शन। ठीक है, अब ऐसे पदार्थ या औषधि जो सजीव सतह से सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं वो कहलाते हैं एंटीसेप्टिक। और ऐसे पदार्थ या औषधि जो निर्जीव सतह से, ठीक है, कोई भी सतह हो सकती है, कांच वगैरह हो सकता है, ठीक है, तो कोई भी निर्जीव सतह है, ठीक है, फर्श वगैरह हो गई, ठीक, तो वहां से जब सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जाता है निर्जीव सतह से, तो वह उस नष्ट करने के लिए जो रसायन काम में लिए जाते हैं, पदार्थ काम में लिए जाते हैं, वो कहलाते हैं डिसइंफेक्टेंट। देखिए, वे पदार्थ या रसायन जो किसी निर्जीव सतह
ये क्या है, निर्जीव सतह है, वो संक्रमण रहित बनाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, डिसइंफेक्टेंट कहलाते हैं। और यहाँ पर संक्रमण रहित कौन सी सतह को बना रहे हैं, ये सजीव सतह को बना रहे हैं, एंटीसेप्टिक। तो एंटीसेप्टिक तो सजीव सतह पर उपयोग किए जाते हैं और डिसइंफेक्टेंट निर्जीव सतह पर उपयोग किए जाते हैं। तो दोनों बेसिकली मतलब पदार्थ चीजें वही हैं, काम एक ही है दोनों का, लेकिन जगह बदल गई है दोनों। एंटीसेप्टिक सजीव सतह पर उपयोग किए जाते हैं और डिसइंफेक्टेंट निर्जीव सतह पर उपयोग किए जाते हैं। डिसइंफेक्शन किसी निर्जीव सतह को सूक्ष्म जीवों से रहित करने की क्रिया या प्रोसेस है, वो क्या कहला रही है, डिसइंफेक्शन कहला रही है। ठीक है। और एंटीसेप्सिस जो सजीव सतह है, ठीक है, घाव हो गया या उसके आसपास की जो त्वचा हो गई, तो उसके आसपास से सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर रहे हैं। तो सजीव सतह से जब सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जाता है तो वह प्रोसेस तो क्या कहला रही है, एंटीसेप्सिस। और निर्जीव सतह पर से सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर रहे हैं तो वह अवस्था क्या कहला रही है, डिस इन्फेक्शन। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो ये टर्म अपनी यहाँ तक कंप्लीट होती है। देखिए नेक्स्ट, अब सेप्टिसीमिया और निसंक्रमण। ठीक है, तो सबसे पहले सेप्टिसीमिया। और सेप्टिसीमिया इनसे अलग क्यों है, ठीक है, तो क्योंकि सेप्सिस में तो क्या था कि जो संक्रमण था वो किसी घाव में था। अब देखो यहाँ पर क्या अंतर आ रहा है, सेप्टिसीमिया जब कोई संक्रमण है ना, किसी घाव में हो गया या शरीर में हो गया, ठीक है, तो किसी घाव में संक्रमण हुआ तो वह जो सूक्ष्म जीव है और साथ में उसके जो रोग कारक हैं या विषैले जो भी पदार्थ हैं, वो ब्लड के साथ जब पूरे शरीर में फैल जाए, ठीक है। सेप्सिस में तो क्या था कि जो संक्रमण कारक था, रोग कारक था, वो कहाँ था, एक ही जगह पर था, उस घाव के अंदर ही था। तब तो उस अवस्था को बोल रहे थे हम सेप्सिस। और जब संक्रमण मतलब यहाँ पर संक्रमण फैला हुआ है तो यहाँ पर क्या बन रहे हैं, कुछ दूसरे सूक्ष्म जीव भी पैदा हो रहे हैं, साथ में टॉक्सिन्स भी यहाँ पर निकल रहे हैं उस सूक्ष्म जीव के द्वारा। तो वो टॉक्सिन्स इस जगह से ब्लड के द्वारा कहाँ फैल गए, पूरे शरीर में जब फैल जाते हैं, ठीक है, तो उसका प्रभाव पूरे शरीर पर पड़ता है। ठीक है, तो उस अवस्था को ही हम क्या बोलते हैं, सेप्टिसीमिया कहते हैं। अब देखिए टर्म को, इसको, इस अवस्था में किसी रोग कारक के संक्रमण होने पर, ठीक है, कोई संक्रमण हो गया, रोग कारक कोई भी सूक्ष्म जीव है शरीर में आ गया, तो या तो वह स्वयं रोग कारक, क्योंकि रोग कारक की संख्या बढ़ रही है, ठीक है, और या फिर उसके टॉक्सिन्स रक्त में पहुंचकर घातक रुग्णता पैदा करते हैं, कि जब वो रक्त में पहुंचे तो पूरे शरीर में फैल गए और वह रोग और क्या हो गया, घातक हो गया। तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, सेप्टिसीमिया कहते हैं। तो मुख्य रूप से ये जो अवस्था है एंथ्रेक्स और एचएस में देखने को मिलती है। ठीक है, ये बात हो गई। अब नेक्स्ट है निसंक्रमण। तो इसको हम पूरा एक टॉपिक ही है अपना, एक चैप्टर है, तो इसको बात करेंगे, लेकिन यहाँ बात कर लेते हैं कि बेसिकली ये टर्म होती क्या है। ठीक है, तो हम अभी तक किसके बारे में बात कर रहे थे कि सजीव सतह हो चाहे निर्जीव सतह हो, है ना, तो सूक्ष्म जीवों को हम नष्ट कर रहे थे। अगर हम सजीव सतह से सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं तो वह अवस्था तो कहला रही थी एंटी सेप्सिस। ठीक है, और जिस जो अवस्था जो पदार्थ हम यूज कर रहे थे वो कहला रहे थे एंटीसेप्टिक। ठीक, अगर हम निर्जीव सतह को सूक्ष्म जीव रहित करने की जो प्रोसेस थी वो थी डिसइंफेक्शन, और जो पदार्थ यूज कर रहे थे वो थे डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, दोनों ये चीज हो गई, लेकिन वहां तो सूक्ष्म जीवों को ही नष्ट कर रहे थे, लेकिन फिर भी स्पोर्स वहां पर बच जाते हैं। स्पोर क्या होते हैं कि किसी भी जो जीवाणु विषाणु होते हैं, इनके स्पोर क्या होते हैं कि प्रतिकूल परिस्थितियों में उस जीव को बचाने का एक तरीका है। ठीक है, जो जीव है उसकी एक अवस्था परिवर्तन हो जाती है, उसके ऊपर एक हार्ड कवर बन जाता है। ठीक है, मान लो कि ये कोई जीव है तो अपने ऊपर सुरक्षित करने के लिए अपने आप को क्या करता है, चारों ओर से ढक लेता है, एक आवरण में ढक लेता है। और जब अनुकूल मौसम आता है तो यही इसके अंदर विभाजन चलता रहता है, तो बहुत सारे ये स्पोर जीवों में बदल जाते हैं और एक साथ तेजी से ज्यादा संक्रमणकारी ये बनते हैं। ठीक है, तो ये कहलाते हैं स्पोर। ठीक है, स्पोर से जो जीव निकलते हैं, सूक्ष्म जीव जब निकलेगा तो अंदर ही अंदर इनका प्रजनन चलता रहता है। स्पोर तो एक तरह से क्या हो गया, उस जीव को बचाने का तरीका हो गया प्रतिकूल परिस्थितियों से। ठीक है, तो जब हम एंटीसेप्सिस के दौरान या डिसइंफेक्शन के दौरान इन डिसइंफेक्टेंट पदार्थों का उपयोग करते हैं
जिन औषधियों का उपयोग करते हैं, तो उसमें कुछ जीव क्या करते हैं, अपने ऊपर आवरण बना लेते हैं, अपने आप को सुरक्षित कर लेते हैं, स्पोर्स के रूप में सुरक्षित कर लेते हैं। तो उस अवस्था को भी, यानी यहाँ पर निसंक्रमण में क्या कर रहे हैं हम, कि जो जीवाणु विषाणु हैं वो तो है ही हैं, उन सूक्ष्म जीवों को तो नष्ट कर ही रहे हैं हम, लेकिन उनके स्पोर्स को भी क्या करते हैं हम, नष्ट करते हैं। ठीक है, जो स्पोर्स हैं उनको भी क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। तो यह अवस्था क्या कहलाती है, यानी सूक्ष्म जीवों को भी नष्ट करना और उनके स्पोर्स को भी नष्ट करना, क्या कहलाती है, निसंक्रमण कहलाती है, स्टरलाइजेशन कहलाती है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई अपनी टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड। अब बात करते हैं कि जो अपना निसंक्रमण है, किस तरह से, कौन कौन सी विधियां हैं जिसके द्वारा हम निसंक्रमण कर सकते हैं। ठीक है, स्टरलाइजेशन के बारे में हमने अभी बात की, है ना, किसे कह रहे थे, कि किसी भी सतह से, ठीक है, कोई भी सतह है, उससे सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना और उसके स्पोर्स को नष्ट करने की जो अवस्था है, प्रक्रिया है, वह अवस्था क्या कहलाती है, निसंक्रमण कहलाती है। अब जो निसंक्रमण है, वह, उसकी जो विधियां हैं वो कौन कौन सी हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए, तो ये आपने काफी पढ़ा होगा, है ना, सिंपल सा है, ज्यादा कोई ऐसा हार्ड है नहीं। देखिए, तो निसंक्रमण की मुख्य रूप से तीन तरह की विधियां हैं। ठीक है, ताप द्वारा, रसायन द्वारा, विकिरण द्वारा। तो रसायन द्वारा को ही कई बार कुछ लोग अलग से डिवाइड कर देते हैं कि भाई गैस के द्वारा, लेकिन गैस भी किसके अंदर आती हैं, गैसीय निसंक्रमण बोल देते हैं, लेकिन जो गैसें आती हैं वो भी किसके अंदर आती हैं, रसायन के अंदर ही शामिल की जाती है। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जो अपने निसंक्रमण की जो प्रोसेस है पूरी, उसकी जो विधियां हैं वो कितनी हैं, तीन होती हैं। ठीक है, देखो, सबसे पहले है ताप द्वारा। ताप द्वारा मतलब कि हम कहीं ना कहीं ऊष्मा का उपयोग करेंगे, हीट का उपयोग करेंगे, यानी कोई भी जो अपना वातावरण रहेगा सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए, वो कैसा रहेगा, गर्म वातावरण रहेगा, तभी हम क्या बोल रहे हैं, ताप के द्वारा बोल रहे हैं। ठीक है, दूसरा है रसायन के द्वारा। यहाँ पर जो निसंक्रमण की प्रोसेस अपनाई जाएगी, स्टरलाइजेशन की जो प्रोसेस अपनाई जाएगी, इसका उपयोग किया जाएगा, यहाँ पर कुछ रसायनों का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, और लास्ट है विकिरण द्वारा। और विकिरण में मुख्य रूप से हम एक्सरे, यूवी रेज, गामा रे, बीटा रे, एक्सरे और यूवी रे का तो हम खूब पढ़ते ही हैं, ठीक है, ये होती हैं, तो इनका भी उपयोग किस लिए किया जाता है, स्टरलाइजेशन में किया जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब इस किस तरह से करते हैं, होता कैसे, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। अब देखिए, ताप द्वारा में मुख्य रूप से जो निसंक्रमण है वो दो तरीके से किया जाता है। एक तो होता है शुष्क ताप और दूसरा होता है आर्द्र ताप, यानी ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट। यदि, अब जैसे बात करें कि हम, जो गर्मी है, लो लो होती है, कहीं आग जल रही है तो वो भी हीट है। और यदि कुकर है, कुकर में हमने कोई भी चीज उबाली, पानी को उबाला, उससे जो भाप निकल रही है वो भी क्या होती है, हीट ही होती है, जलाती है शरीर को, गर्म होती है काफी, लेकिन उसमें साथ में क्या है, वेपर है। ठीक है, तो वो हो गई आर्द्र हीट, जहां पर पानी इन्वॉल्व है, तो व्यवस्था क्या कहलाएगी, आर्द्र ताप कहलाएगा, और जहां पर पानी नहीं है वो क्या कहलाएगा, शुष्क ताप कहलाएगा। ठीक है, तो जो शुष्क ताप द्वारा स्टरलाइजेशन किया जाता है, उसकी दो विधियां हैं मुख्य रूप से। ठीक है, एक तो होता है डायरेक्ट हीट या फ्लेम द्वारा, यानी लौ के द्वारा, आग की जलती हुई लौ है, उसके द्वारा हम स्टरलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है कि एक उपकरण काम में लिया जाता है यहाँ पर, जिसे बोलते हैं हॉट एयर ओवन। ठीक है,
उसका उपयोग किया जाता है, तो उसके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, स्टरलाइजेशन कर सकते हैं। तो शुष्क ताप के अंदर दो तरह की विधियां होती हैं। एक डायरेक्ट लॉ पर, कोई भी मोमबत्ती है या आग, फ्लेम लैंप है, तो वहां आग जल रही है, उसके द्वारा निसंक्रमण कर दिया। ठीक। उसके द्वारा जो गर्म करके हमने सूक्ष्म जीवों को नष्ट करवा दिया, तो वो तो हो जाए लॉ के द्वारा। और एक उपकरण होता है हॉट एयर ओवन। ठीक है, जिस तरह से ओवन होता है उसी तरह की चीज होती है ये। उसमें जो हॉट एयर ओवन में है, मुख्य रूप से समय और तापमान, समय और तापमान का एक कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है कि कितने तापमान पर कितने समय के लिए किसी चीज को रखा जाए कि वह स्टरलाइज हो जाए यानी संक्रमित हो जाए। तो समय और तापमान के कॉम्बिनेशन का यूज हॉट एयर ओवन में करके हम क्या करते हैं, वस्तुओं को, चीजों को क्या करते हैं, निसंक्रमित करते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे डिटेल में। अब जो आर्द्र ताप है, यहाँ पर भी दो तरह की विधियां हैं। एक तो होता है उबलते पानी के द्वारा, यानी ये सबसे सिंपल मेथड हो गए। लॉ के द्वारा कर रहे हैं साहब, उबलते पानी के द्वारा कर रहे हैं। ठीक है, जब किसी तरह की कोई हमारे पास सुविधा नहीं है तो उस कंडीशन में इन विधियों के द्वारा क्या किया जाता है, निसंक्रमण किया जाता है। और आर्द्र ताप द्वारा दूसरा है, जिस तरह से हॉट एयर ओवन है एक उपकरण शुष्क ताप के अंतर्गत, जहां पर स्टेरलाइजेशन करते हैं, तो उसी तरह से आर्द्र ताप में भी एक उपकरण का यूज किया जाता है, जिसका नाम होता है ऑटोक्लेव। क्या है, ऑटोक्लेव। तो इस उपकरण का यूज करके भी हम क्या करते हैं, निसंक्रमण करते हैं। ठीक है, किस किस तरीके से करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब देखो, ये दोनों उपकरण हैं। ये तो हो गया ऑटोक्लेव, ये तो है ऑटोक्लेव। और ये क्या हो गया, हॉट एयर ओवन। ठीक है, अब देखिए, तो हॉट एयर जो ओवन है, इसमें हम किस चीज का उपयोग कर रहे थे, अभी आपके लिए बताया था कि समय और तापमान का जो कॉम्बिनेशन है, उसका उपयोग करके हम वस्तुओं को क्या कर रहे थे, निसंक्रमित कर रहे करते हैं, मतलब है ना। बात करेंगे कि अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं, कितने समय पर कौन सी मतलब कितना टेम्परेचर रखें और कितने समय के लिए हमें उस चीज को रखना पड़ेगा, तो उसमें क्या होगा, स्टरलाइजेशन होगा या निसंक्रमण होगा। तो यहाँ पे क्या है कि इस नॉब के द्वारा हम यहाँ पर टेम्परेचर सेट कर देते हैं पहले कि भाई जो ये हॉट एयर ओवन है वो कितने समय के लिए, मतलब कितनी देर के लिए गर्म रहेगा और कितने मैक्सिमम कितने टेम्परेचर तक ये गर्म होगा, उससे ज्यादा उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो तापमान और समय दोनों को हम फिक्स कर देते हैं और चीजों को इसके अंदर रख दिया जाता है, जिन चीजों को हम इसके अंतर्गत स्टरलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा है ऑटोक्लेव। इसमें पानी का उपयोग किया जाता है। ये एक तरह से ये मान के चलिए कि ये कुकर है, जिस तरह का उपकरण अपने घरों में होता है कुकर, तो उसी तरह का भी ये उपकरण है। पानी का यूज किया जाता है, पानी को उबाला जाता है। ठीक है, तो उससे क्या बनता है, पानी को उबलने से जो इसके अंदर भाप बनती है, उससे प्रेशर बनता है। तो वो प्रेशर हमें इस घड़ी में, प्रेशर घड़ी के अंदर दिखाई देता है। ज्यादा प्रेशर है, हम इसमें प्रेशर फिक्स कर देते हैं भाई हमें कितना प्रेशर रखना है, तो उसी तरह से इन बालों को खोल दिया जाता है। ठीक है, उससे ये बाकी की एक्स्ट्रा जो भाप है वो निकलती रहती है, तो प्रेशर अपना मेंटेन रहता है। तो यहाँ पर जो उपयोग किया जाता है, तापमान, ठीक है, दाब, और तीसरा है समय। इस कॉम्बिनेशन का यहाँ पर यूज किया जाता है और इन तीनों कॉम्बिनेशन को यूज करके चीजों को क्या करते हैं, हम निसंक्रमित करते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि हॉट एयर ओवन, जो कि शुष्क ताप की एक विधि है, ठीक है, उसमें समय और तापमान कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है। और जो आर्द्र ताप की एक विधि है ऑटोक्लेव उपकरण के द्वारा, उसमें ताप, दाब और समय, इन चीजों का कॉम्बिनेशन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब किस किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। जो ताप और दाब का, सॉरी, समय और ताप का जो कॉम्बिनेशन है,
जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है यहाँ पर जो संभावना रहती है कि यदि हम इसका तापमान फिक्स करते हैं कितना, मान लो 160 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कितना कर दिया हमने, 160 डिग्री सेल्सियस। तो अब हमें कितने समय चाहिए कि ये कितने समय के लिए हमें इस ऑटोक्लेव को चलाएं कि जिससे जो हम अपनी चीजें रखी हुई हैं, मुख्य रूप से इसके अंदर जिन चीजों का हम स्टरलाइजेशन कर सकते हैं वो होती हैं इसमें, यानी ऑयल, जितनी भी प्रकार के तेल हैं या ऑयल हैं उनको निसंक्रमित कर सकते हैं। दूसरा, पाउडर। ठीक है, और कांच की चीजें, जितनी भी कांच की बनी हुई चीजें हैं, कांच के उपकरण हैं, स्लाइड हो गई, अपनी टेस्ट ट्यूब हो गई, बीकर हो गए, उनका निसंक्रमण इस विधि के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और पैराफिन, लिक्विड पैराफिन, इन चीजों का जो निसंक्रमण है वो किसके द्वारा किया जाता है, हॉट एयर ओवन के द्वारा किया जाता है। तो अब ताप और समय का जो कॉम्बिनेशन है जो उपयोग किया जाता है, ठीक है, देखिए मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूँ जिससे लिखने में आसानी रहेगी थोड़ा। हाँ, ताप और समय, देखिए अगर हमने ताप सेट किया इसमें मान लो 160 डिग्री सेल्सियस, तो उसके लिए हमें जरूरी है कि इस हॉट एयर ओवन को हमें कितने समय के लिए चलाना पड़ेगा, 60 मिनट, यानी 1 घंटे के लिए इस हॉट एयर ओवन को हमें चलाना पड़ेगा। तब जाकर के जो अपनी ये चीजें हैं जिनको हम इसके अंदर निसंक्रमित करते हैं वो अपनी चीजें निसंक्रमित होंगी। ठीक है, तो 160 डिग्री सेल्सियस हमने टेम्परेचर सेट किया, तो ये हमारे लिए आवश्यक हो गया अब कि हमें इस हॉट एयर ओवन को जो चलाना है वो कितनी देर के लिए चलाना है, 60 मिनट तक कम से कम इसको चलाना पड़ेगा और अपनी चीजें 60 मिनट के अंदर क्या हो जाएंगी, निसंक्रमित हो जाएंगी। अब मान लो कि ये टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दिया, ठीक है, एक कॉम्बिनेशन होता है कि जैसे जो पूछे जाते हैं ज्यादातर 140 डिग्री सेल्सियस हमने टेम्परेचर सेट कर दिया। इसी तरह से पूछा जाए कि यदि हॉट एयर का टेम्परेचर 140 डिग्री सेल्सियस है तो कितने समय के बाद कोई भी वस्तु या चीजें निसंक्रमित हो जाएगी। तो यहाँ पर जो फिर समय की आवश्यकता पड़ेगी वो हमें पड़ेगी 2.5 घंटे। कितने समय की आवश्यकता पड़ेगी, 2.5 घंटे समय की आवश्यकता पड़ेगी। यदि वहीं यहाँ पर 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर दिया जाए तो यही समय बढ़कर कितना हो जाएगा, 8 घंटे हो जाएगा। ठीक है, तो यही समय कितना हो जाएगा, 8 घंटे। यानी 120 पर हम टेम्परेचर सेट कर रहे हैं तो हॉट एयर ओवन को कितनी देर चलाना पड़ेगा, 8 घंटे चलाना पड़ेगा। यदि हमने टेम्परेचर सेट किया 140 डिग्री सेल्सियस तो हॉट एयर ओवन को कितनी देर चलाना पड़ेगा, 2.5 घंटे चलाना पड़ेगा, तब जाके चीजें निसंक्रमित होंगी। और यदि 160 डिग्री है तो हमें चलाना पड़ेगा मात्र 60 मिनट के लिए, वो अपनी चीजें क्या हो जाएंगी, निसंक्रमित हो जाएंगी। अब यदि मान लो कि हमें टेम्परेचर जो है बढ़ा दिया हमने 160 से 170 कर दिया, ठीक है, तो टेम्परेचर हमने कितना कर दिया, 170 डिग्री सेल्सियस। तो अब हमें यहाँ पर कितने समय की आवश्यकता पड़ेगी, यहाँ पर मात्र और मात्र 40 मिनट ही अब इस हॉट एयर ओवन को चलाना पड़ेगा। तो ये मात्र 40 मिनट के अंदर ही चीजों को क्या कर देगा, निसंक्रमित कर देगा। इसके बाद 180 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर ये जो है कितनी देर में कर देगा, मात्र 30 मिनट के अंदर चीजों को निसंक्रमित देगा। ठीक है, तो ये पैरामीटर होते हैं समय और ताप और समय का, जो कि हॉट एयर ओवन के लिए कॉम्बिनेशन यूज होता है। ठीक है, अब ऑटोक्लेव के लिए बात करें तो कितने दाब पर कितना ताप होता है, ठीक है, और कितने समय तक हमें वो रखना पड़ता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या चीज देखते हैं, दाब को देखते हैं कि भाई दाब कितना है। तो हमें ये पता है कि इतना दाब हम रखेंगे तो अंदर इतना टेम्परेचर रहता है। ठीक है, और कितने समय हमें वो रखना पड़ेगा वो हम घड़ी से नोट कर लेंगे। तो हम जब इसके अंदर 15 पाउंड दाब होता है, कितना, 15 पाउंड, तो तब टेम्परेचर कितना होता है इस ऑटोक्लेव के अंदर, 121 डिग्री सेल्सियस। ठीक है,
तो अब 15 पाउंड दाब पर टेम्परेचर हो गया 121 डिग्री सेल्सियस। तो अब हमें यह दाब कितनी देर तक बना करके रखना है? 15 मिनट तक। तो इस 15 मिनट के अंदर ही यह चीजों को क्या कर देगा? निसंक्रमित कर देगा। जो ऑटोक्लेव है वह 15 पाउंड दाब पर, ठीक है, 15 मिनट तक हम रखते हैं तो चीजों को निसंक्रमित कर देता है। क्योंकि उस दौरान उस ऑटोक्लेव के अंदर जो टेम्परेचर रहता है वो कितना रहता है? 121 डिग्री सेल्सियस रहता। ठीक है, ये बात हो गई। अब यहां पर देखो, तो इसकी जो मेन मेन चीजें थी, हॉट एयर ओवन अपना कंप्लीट हो गया, ऑटोक्लेव हो गया, ठीक है। अब दूसरा था एक लॉ के द्वारा, यानी फ्लेम के द्वारा। इसमें क्या करते हैं, कोई भी फ्लेम है अपने पास, मान लो ये मोमबत्ती है, ठीक है, ये फ्लेम चल रही है इसकी। तो किसी भी तरह की चीज को हमें मान लो निसंक्रमित करना है। यहाँ पर मुख्य रूप से लूप वायर होते हैं, ठीक है, जो गोल गोल पतला सा तार होता है। तो वो कल्चर मीडिया बनाने में यूज किए जाते हैं। तो उनको किसी चीज को निसंक्रमित करना है तो किसके ऊपर गर्म करते हैं? इस लौ के ऊपर गर्म करते हैं। आपने देखा होगा पुरानी फिल्मों में, है ना, या जो भी मूवी आप देखते हैं कि साहब किसी हीरो को गोली लगी, ठीक है, तो चाकू को गर्म कर रहा है वो, ठीक है, बिल्कुल गर्म हो गया, लाल हो गया, फिर क्या कर रहा है? उस गोली को निकाल रहा है। तो वो क्या दिखाया जा रहा है वहां पर कि भाई जो एसेप्सिस की प्रोसेस है, एंटी सेप्सिस वाली प्रोसेस है, वो दिखाई जा रही है, यानी स्टरलाइजेशन वाली ही प्रोसेस एक तरह से वहां पर दिखाई जा रही है कि उस चीज को डायरेक्ट फ्लेम में क्या कर रहा है? वो गर्म कर रहा है, जिससे कि संक्रमण शरीर के अंदर ना फैले। तो जो भी सूक्ष्म जीव है डायरेक्ट लॉ के द्वारा क्या हो गई? खत्म हो गए। और उसके द्वारा फिर वो एक तरह से ऑपरेशन कर रहा है, गोली को निकाल रहा है ना। तो डायरेक्ट फ्लेम पर जब किसी चीज को गर्म किया जाता है तो वो भी क्या हो गया? निसंक्रमण हो गया, है ना। ये बात हो गई। और फिर दूसरा होता है उबलते हुए पानी के द्वारा। क्योंकि उबलते हुए पानी का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और 100 डिग्री तापमान पर जो पानी है वो क्या हो गया? भाप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो अगर हमें पानी से निसंक्रमण की जो क्षमता है वो बढ़ानी है उबलते पानी के द्वारा, ठीक है, तो मान लो कि 100 डिग्री सेल्सियस पर तो पानी क्या हो गया? उबलना शुरू हो गया और वो भाप में बदल गया। तो उबलते हुए पानी के द्वारा निसंक्रमण की क्षमता बढ़ाने के लिए हम जो पानी है उबल के अंदर क्या चीज मिला देते हैं? या तो 2% क्या मिलाते हैं? Na2CO3। और या फिर 1% NaOH। आपने देखा होगा कि कुछ लोग क्या करते हैं कि या फिर दालों को उबालने के लिए या फिर अंडे आप उबाल रहे हैं तो उसमें क्या मिलाया जाता है? थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, ठीक है। तो उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य यही होता है कि जो पानी है उसका थोड़ा सा क्वथनांक बढ़ जाता है। जो 100 डिग्री पर पानी भाप बन रहा था वह अब 100 डिग्री के बजाय 100 डिग्री से ऊपर के तापमान पर भाप बनेगा। तो हमें ऑलरेडी 100 डिग्री टेम्परेचर वहां पर अचीव हो जाता है। तो इससे क्या होगा? इन दोनों को मिलाने से पानी का जो क्वथनांक है, क्वथनांक किसे कहते हैं? किसी भी द्रव का वह तापमान जिस पर वह उबलना शुरू होता है तो वह क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। तो इनका क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ठीक है। तो जब 2% Na2CO3 और 1% NaOH मिलाते हैं तो पानी का क्वथनांक है वो बढ़ जाता है। इसका मतलब ये है कि हमें जो निसंक्रमण करने के लिए टेम्परेचर मिल रहा है वह ज्यादा मिलता है। 100 डिग्री सेल्सियस से क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो इससे हमारा क्या हो गया? निसंक्रमित करने की जो क्षमता है वस्तुओं को वो हमारी बढ़ गई, ठीक है। अब देखिए आगे, ये आगे तो ताप के द्वारा दो तरह की विधियां हैं यहाँ पर। एक तो आर्द्र ताप हो गया, दूसरा शुष्क ताप हो गया। शुष्क ताप में दो विधियां हो गई, हॉट एयर ओवन हो गया और डायरेक्ट फ्लेम जो हम बात कर रहे हैं लॉ के द्वारा। आर्द्र ताप में भी दो विधियां हो गई, ऑटोक्लेव हो गया और उबलते हुए पानी के द्वारा हो गया, ठीक है। अग्निशिखा में हम क्या कर रहे थे? सीधे लॉ पर, सीधे या डायरेक्ट लॉ पर या अग्निशिखा पर वस्तु को गर्म करते हैं, वस्तु को क्या कर रहे हैं? गर्म करते हैं। और हॉट एयर ओवन में क्या कर रहे हैं?
कि हॉट एयर ओवन में तापमान व समय के कॉम्बिनेशन का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसका उपयोग करते हैं, तापमान और समय के कॉम्बिनेशन का हम उपयोग करते हैं। उबलते हुए पानी में क्या करते हैं हम, कि इसकी जो क्रियाशीलता है, ठीक है, पानी द्वारा निसंक्रमण की क्षमता बढ़ाने के लिए पानी में 2% Na2CO3, ठीक है, और 1% NaOH मिलाते हैं। ठीक है, और ऑटोक्लेव में दाब, ठीक है, सबसे पहले दाब देखेंगे, उसके बाद फिर समय और ताप, इन तीनों का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है। ठीक है, दाब कितना होता है, 15 पाउंड, ठीक है, और समय कितना होता है, 15 मिनट, और इस पर तापमान कितना मिलता है, 121 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये चीज होती है इसके बारे में, ऑटोक्लेव के बारे में। ठीक, अब देखिए, अब ये चीजें आ गई कि किन किन चीजों को, जो दोनों चीजें हैं, ऑटोक्लेव है और हॉट एयर ओवन है, किन किन चीजों का हम वहां पर निसंक्रमण कर सकते हैं। ऑटोक्लेव हमने बेसिकली पढ़ी थी, जितनी भी कांच की वस्तुएं हैं, ठीक है, स्लाइड हो सकती है, बीकर हो सकता है, सिरिंज, कांच की जो पहले सिरिंज चलती थी ना, उन वो चीजें हो सकती हैं, ठीक है, परख नली हो सकती हैं, तो उन सबका निसंक्रमण हम कर सकते हैं। दूसरा था वहां पर एक तो अपने ऑटोक्लेव में पैराफिन था। टेम्परेचर का डाउट है। हम्म, क्या हुआ? आपने बताया था अभी के 121 सेंटीग्रेड पर 15 पाउंड दाब के साथ में 15 मिनट के लिए। हाँ 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 हाँ। ये 15 मिनट या 30 मिनट? नहीं ना, 15 मिनट ही आएगा ये, तो है हमें ना। कॉलेज टाइम में तो 30 मिनट हाँ, लिखाया वो हुआ है। बुक में मिसप्रिंट होते हैं वो है ना। यादव सर के नोट्स हैं सर। है, यादव सर ने नोट कराया था। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको 15 मिनट ही आप मान के चलें, है ना। ठीक, तो चलते हैं। देखो, तो जितनी भी कांच की वस्तुएं हो गई, वो सब चीजें आ गई इसके अंदर। ठीक है, और हमने बात की थी यहाँ पर ऑयल, तेल हो गए, पाउडर हो गए, और पैराफिन, ये भी किसके अंदर की जाती हैं, हॉट एयर के अंदर क्या की जाती हैं, निसंक्रमित की जाती हैं। और जो ऑटोक्लेव है, इसका जो मुख्य उपयोग है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है इसमें, सर्जिकल पैक। ठीक है, सर्जिकल पैक में हमारे जितने भी सर्जरी में काम आने वाले कपड़े हो गए मुख्य रूप से, ठीक है, एप्रन हो गया, गाउन हो गया, या टेबल का जो भी है ड्रेप वगैरह है, वो सब चीजें आ गई इसके अंदर। ठीक है, और कुछ अपने जैसे बैंडेज वगैरह हो गई, सूचर मटेरियल, कल्चर मीडिया। ठीक है, कल्चर मीडिया क्या होते हैं, कि कुछ रोगों का पता लगाने के लिए, उनकी वृद्धि को अ, जांचने के लिए, किसी रोग में कोई भी जो रोग कारक है, ठीक है, जीवाणु जो भी हैं, कवक हैं, तो उनकी ग्रोथ को चेक करने के लिए इन मीडियाओं का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कैंची हो गई, फोर्सेप हो गई पकड़ने के लिए, चिमटी जो है, तो इन सबका जो निसंक्रमण किया जाता है, वो किसके अंदर किया जाता है, ऑटोक्लेव के अंदर किया। ठीक है, तो विशेषकर जो कैंची है, क्योंकि अगर हम उसको, क्या नाम है, पानी में करेंगे तो उसकी धार जो है, पैनापन है, उसके खत्म होने की संभावना रहती है, तो इसलिए उसको किस में यूज करते हैं, ऑटोक्लेव में। क्योंकि ऑटोक्लेव में किस तरह से करते हैं, देखो थोड़ा सा बात कर लेते हैं, कि जैसे ये ऑटोक्लेव था अपना, है ना, तो इसके अंदर क्या होता है, कि अंदर एक ट्राइपॉड होता है। ठीक है, जैसे इसको इस तरह से मान लो कि एक बर्तन है, तो यहाँ ये हो गया इस तरह से, और इसका एक ट्राइपॉड है, जिसके ऊपर क्या रखा रहता है, एक बड़े बड़े से ड्रम होते हैं स्टील के। ठीक है,
तो उन स्टील के ड्रमों के अंदर ही जिन चीजों को हमें स्टरलाइज करना होता है उन चीजों को रख दिया जाता है। ठीक है, डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि भाई पानी के अंदर ही उसको टेक दिया, ऐसा नहीं होगा। नहीं तो क्या होगा, जो भाप बन रही है वो भी उसमें इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, कपड़े हैं जैसे हम बात कर रहे थे, एप्रोन था, गाउन था, तो ये चीजें क्या होंगी, ऐसे तो भीग जाएंगी। तो उनको स्टील के बर्तन होते हैं उसमें पैक कर देते हैं, और उस स्टील का जो बर्तन है, डिब्बा है, उसको उस ट्राइपॉड के ऊपर रखते हैं, और जो पानी का लेवल है वो इस ट्राइपॉड से नीचे रखते हैं। ठीक है, जिससे कि ऊपर तक पानी उबाल भी हो तो भी ऊपर ना पहुंचे। तो जो भाप की वजह से जो टेम्परेचर बनता है, जो अंदर पहुंचता है, गर्म चीजें जो गर्म होती हैं, उससे वो सब चीजें क्या होती हैं, निसंक्रमित होती हैं। ठीक है, स्टीम से यहाँ पर क्या होती है, मुख्य रूप से निसंक्रमित होती हैं, जो टेम्परेचर जनरेट होता है स्टीम के द्वारा। तो ये बातें हो गई कि किस विधि से किस चीज को हम क्या कर रहे हैं, स्टरलाइज कर रहे हैं। अब देखिए, अगला आ गया केमिकल स्टरलाइजेशन। केमिकल में हमने बात की थी कि इसमें हम गैसों को भी शामिल कर लेते हैं और रसायनों को भी शामिल कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो, आपको केवल नाम याद रखने हैं मुख्य रूप से। एल्कोहल हो गई, जिसमें आपके आइसोप्रोपिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल दोनों ही आ जाती हैं। तो जो आइसोप्रोपिल एल्कोहल होती है वो 90% में होती है। ठीक है, और ये कितने में होती है, एथिल एल्कोहल 70% में होती है। ठीक है, अगला है फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन, और जितने भी आयोडीन कंपाउंड हैं, ठीक है, ये सब किस में काम आते हैं, स्टरलाइजेशन में काम आते हैं। फॉर्मेलिन गैस और इथाइलिन ऑक्साइड गैस। इथाइलिन ऑक्साइड गैस को कई बार जो एक इंडिकेट कर देते हैं ना, वो ईटीओ से कर देते हैं। ईटी इथाइलिन और ओ फॉर ऑक्साइड। तो ईटीओ गैस के नाम से भी इसे कई बार शो कर दिया जाता है। तो आप याद रखें कि जहां ईटीओ आ गया तो वो कहना चाह रहा है कि ये क्या है, इथाइलिन ऑक्साइड। ठीक है, तो इथाइलिन ऑक्साइड गैस। अब इसके द्वारा तो किन किन चीजों को निसंक्रमित हम कर सकते हैं, देखो, सर्जिकल साइट हो गई, इंजेक्शन साइट हो गई। जैसे आपने देखा होगा ना कि कोई भी जैसे आप हॉस्पिटल जाएंगे तो ब्लड कलेक्शन कर रहा है कोई व्यक्ति, है ना, तो स्वैब लेते हैं एक। ठीक है, स्वैब से क्या करते हैं, उस जगह को पहले साफ किया जाता है। तो वो क्या चीज होती है, इथाइलिल एल्कोहल या आइसोप्रोपिल एल्कोहल, में से कोई ना कोई चीज वो यूज करते हैं। ठीक है, तो एल्कोहल के द्वारा या स्पिरिट के द्वारा, ठीक है, स्पिरिट भी यूज करते हैं, तो उसके द्वारा क्या करते हैं, स्टेलाइज करते हैं आपकी त्वचा को एक तरह से। ठीक है, तो ये हो गया, तो इंजेक्शन साइट हो गई जहां पर निडल को पेनिट्रेट कर रहे हैं। दूसरा, सर्जिकल साइट। तो सर्जिकल साइट यानी जिस जगह पर चीरा लगाना होता है, कट लगाना होता है, वहां पर जैसे विशेषकर जो आयोडीन कंपाउंड है उनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आयोडीन कंपाउंड है, जैसे शेविंग करेंगे पहले उस जगह से जितने भी बाल वगैरह उनको सबको हटाएंगे। ठीक है, बीटाडीन वगैरह से जो क्या करते हैं वहां पर जो आयोडीन कंपाउंड है उनसे उस जगह को रब करते हैं, जिससे कि किसी भी प्रकार का संक्रमण वहां पर ना रहे। तो आयोडीन कंपाउंड हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, इंजेक्शन साइट, सर्जिकल साइट, निडल वगैरह को भी, बीबी ब्लेड को भी, ग्लव्स को भी, ठीक है, और कैथेटर, इनको सबको स्टरलाइज करने के लिए किसका उपयोग कर रहे हैं हम, केमिकल्स का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे हम आगे पढ़ेंगे कि सूचर मटेरियल, कुछ सूचर मटेरियल को केमिकल के द्वारा भी क्या करते हैं, हम स्टरलाइज करते हैं। है ना, ये बात हो गई। अब इसमें बचा क्या, एक तो ठीक है, ये चीजें इसमें तो इतना ही हमें पढ़ना है कि केमिकल स्टरलाइजेशन में मुख्य रूप से जो केमिकल है वो कौन कौन से होते हैं। अपनी गैसियस वाले में इथाइलिन ऑक्साइड हो गया और फॉर्मेलिन गैस हो गई। इनका उपयोग हम किस में करते हैं, जो वही इन्हीं चीजों को स्टरलाइज करने के लिए करते हैं। ठीक, और एक लास्ट में बच जाता है अपना विकिरणों वाला। तो विकिरणों वाले में क्या था अपना, देखो, ठीक है, इसको वहीं बात करते हैं। तो विकिरणों में अपनी कौन कौन सी चीजें थी, एक्सरे थी, यूवी रे थी, गामा रे और बीटा रे। ठीक है, तो यहाँ पर मुख्य रूप से हम एक्सरे और यूवी रेज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन आयनों जो विकिरण हैं इनको दो भागों में बांट दिया जाता है। एक होती हैं आयनीकृत विकिरण और दूसरी होती हैं अनआयनीकृत विकिरण। ठीक है, तो जो आयनीकृत विकिरणें होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, गामा रे होती हैं और एक्स रे होती है। ठीक है, और दोनों का उपयोग किस में करते हैं हम,
जो वस्तुएं हैं उनका निसंक्रमण करते हैं। मोस्टली जो हीट सेंसिटिव चीजें होती हैं, ठीक है, जैसे रबड़ की चीजें हो गई, कुछ सूचर मटेरियल हो गए, जिनको हम हीट के द्वारा निसंक्रमित नहीं कर सकते, ठीक है, तो उसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं, इन रेज का उपयोग करते हैं। और अनआयनीकृत में तो मुख्य रूप से हम यूज करते हैं वो यूवी रेज का उपयोग करते हैं, ठीक है, और दूसरी होती है इंफ्रारेड। और यहाँ पर जो मुख्य रूप से इसके लिए उपयोग करते हैं ये ऑपरेशन थिएटर। ऑपरेशन थिएटर को जो निसंक्रमित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, यूवी रेज के द्वारा किया जाता है, क्योंकि उसमें जो मरकरी वेपर लैंप है उसका उपयोग किया जाता है, और उसके द्वारा चला करके जो पूरा का पूरा थिएटर है, जहां पर जो ऑपरेशन ओटी होती हैं, ऑपरेशन थिएटर है, उसको निसंक्रमित किया जाता है, ठीक है। तो विशेषकर आयनीकृत विकिरण कौन सी हो गई, गामा रेज और एक्सरे हो गया, और अनायनीकृत में अपनी यूवी रेज हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से अपना जो ये स्टरलाइजेशन वाला टॉपिक है वो समाप्त होता है, ठीक है। तो देखो विकिरणों में हमने पहले ही यहाँ पर एक पॉइंट दे दिया था कि हीट सेंसिटिव जो भी मटेरियल है उसको हम किसके द्वारा निसंक्रमित करते हैं, हम रेज के द्वारा करते हैं, ठीक है। तो अब आपकी कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं, बताइए। एक यहाँ पर जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे ना, डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक, तो यहाँ पर एक कोई मतलब एक तरह से सेंटेंस होता है या पूछा जाता है कि सत्य सत्य के तौर पर पूछ सकते हैं, उसको एक बार में बात कर लेते हैं। देखो, सभी जितने भी एंटीसेप्टिक हैं, सभी एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक हम किनको बोल रहे थे, सभी एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट की तरह कार्य कर सकते हैं या हो सकते हैं, कार्य करते हैं या उनकी तरह हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सभी डिसइंफेक्टेंट, और दूसरा पॉइंट क्या हो गया, सभी डिसइंफेक्टेंट एंटीसेप्टिक नहीं होते हैं। इसका मतलब ये है कि हम जो सजीव सतह पर जिन रासायनिक पदार्थों का या औषधियों का उपयोग कर रहे हैं, किस लिए, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए, ठीक है, तो उन्हीं का जो हम उपयोग है किसकी तरह कर सकते हैं, हम इस इन्फेक्टेंट की तरह सकते हैं, यानी निर्जीव सतह पर हम कर सकते हैं। लेकिन जो सभी डिसइंफेक्टेंट हैं, ठीक है, कुछ का हम उपयोग कर सकते हैं, लेकिन सभी डिसइंफेक्टेंट हैं उनका उपयोग हम एंटीसेप्टिक के तौर पर नहीं कर सकते, सजीव सतह पर हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सेंटेंस होते हैं, तो क्या सभी एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट होते हैं, तो सभी एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट होते हैं। तो क्या सभी डिसइंफेक्टेंट, ठीक है, एंटीसेप्टिक हो सकते हैं, नहीं, ठीक है, तो सभी डिसइंफेक्टेंट एंटीसेप्टिक नहीं हो सकते, कुछ हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन सभी नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये दो सेंटेंस हैं। और दूसरा पूछा जाता है कि जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब हो गया कि मजबूत अम्ल, मजबूत अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड का उपयोग
एंटीसेप्टिक व डिसइंफेक्टेंट की तरह नहीं करते हैं। तो जो मजबूत अम्ल हैं, ठीक है, उनका उपयोग हम डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक की तरह नहीं करते हैं। तो जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl होता है, ठीक है, H2SO4 होता है, और इसी तरह से HNO3 होता है। तो ये सभी कैसे हैं? मजबूत अम्ल हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, और इनका उपयोग हम ना तो डिसइंफेक्टेंट के तौर पर करते हैं और ना ही हम एंटीसेप्टिक के तौर पर करते हैं। ठीक है, क्योंकि अम्ल हैं तो ज्यादा चीजों को बर्न वगैरह करने की या नुकसान पहुंचाने की संभावना ज्यादा रहती है। ठीक है, तो ये है अपना जो कुछ एक दो तीन सेंटेंस रह गए ये। ठीक, तो अब भी कोई आपकी समस्या है तो आप एक बार कमेंट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। एक मिनट में तो मैं देख लेता हूँ, 4 से 6 मिनट। ठीक है, तो फिर कल की क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू, गुड नाइट, जय श्री राधे।